चलो स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन ये है, सॉल्व करें। क्वेश्चन सबको क्लियरली दिख रहा है? A large temple has a depression in one wall. On the floor plan, it appears as an indentation having a spherical shape of radius 2.5 meter. A worshipper stands on the center line of the depression 2 meter out from its deepest point. क्वेश्चन पढ़ के अपन को डायग्राम समझ में आना चाहिए पहले। And whispers a prayer where the sound concentrated after reflection from the black wall of the depression. सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन पहले? सॉल्व नहीं किया है? मिला कहाँ? ये एनटीए के क्वेश्चंस हैं। एनटीए ने जो एनटीए अभ्यास में डाला था, मोस्टली क्वेश्चंस वही रहेंगे। तो उसमें से हमने और सेलेक्ट कर लिए फिर कि कौन से क्वेश्चन कराने चाहिए जेईई मेन के लिए, उसके क्वेश्चंस हैं। चलो ट्राई करो, तब ट्राई करो। क्वेश्चन पढ़ के पहले डायग्राम ड्रॉ करो और डायग्राम बनाने के बाद फिर सॉल्व करो। डायग्राम, मेन डायग्राम ही है क्वेश्चन। डायग्राम बना पा रहे हो? इस तरह का बनेगा। ए लास्ट टेम्पल है जो डिप्रेशन वन वॉल, दीवार है, दीवार में इस तरह का एक डिप्रेशन है, गड्ढा है। इट अपीयर्स एज एन इंडेंटेशन हैविंग ए स्फेरिकल शेप। रेडियस कितना है इसका? 2.5 मीटर, यानी कि फोकल लेंथ कितनी हो गई? फोकल लेंथ हो गई 1.25। और चलो साइन बाद में देखेंगे, प्लस माइनस बाद में देखेंगे। फिर है ए वर्शिपर स्टैंड्स ऑन द सेंटर लाइन 2 मीटर आउट फ्रॉम इट्स डीपेस्ट पॉइंट। जो डीपेस्ट पॉइंट है यहाँ से कितना दूर? 2 मीटर दूर। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ से 2 मीटर दूर। सही है? वेयर द साउंड कंसंट्रेटेड एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ब्लैक वॉल। बस अब तो इमेज बनानी है इसके। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, कुछ करना ही नहीं है। मैं u इक्वल टू साइन के साथ रखो सब। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव रखो, u की जगह -2, f की जगह माइनस प्लस माइनस। कौन के मिरर है? कौन के मिरर का काम करेगा ना, तो -1.25। सही है? तो सॉल्व करके भी निकाल लो बस। 1/u + 1/v = 1/f। सॉल्व करके निकाल लो भी। मैं सॉल्व करूँ, आगे कर लोगे? कर लोगे ना? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, बेटा वो रेडियस 2.5 का है ना? हाँ, तो बेटा ये हम ये थोड़ी कह रहे हैं ये पूरा हेमिस्फेयर है। ये तो हेमिस्फेयर का छोटा सा पार्ट होगा, कुछ तुमने इतना ही पार्ट लिया है बस। मतलब इसका तुम पूरा हेमिस्फेयर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, है ना? कॉन्सेप्ट सबको आता है?
अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट मूव करे, मिरर मूव करे, तो इमेज कैसे मूव करेगी इन केस ऑफ प्लेन मिरर? अभी प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं हम। तो देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्विकली रिवाइज करेंगे एक बार। ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पैरेलल किसी वेलोसिटी से मूव करता है, अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पैरेलल किसी वेलोसिटी से मूव करता है, तो क्या ये वेलोसिटी एज इट इज इमेज के पास आ जाती है? सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, है ना? अगर ऑब्जेक्ट के पास कोई भी वेलोसिटी है मिरर के पैरेलल, तो वो वेलोसिटी एज इट इज इमेज के पास आ जाएगी, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है मिरर के परपेंडिकुलर, तो कैसे आएगी इमेज के पास? अपोजिट होके आ जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर है तो इमेज के पास होगी, इसके सेम मैग्नीट्यूड रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट। ये तो ऑब्जेक्ट की कहानी हो गई। अब आ जाते हैं मिरर पे। अगर मिरर खुद के प्लेन के पैरेलल मूव करता है v से, अगर मिरर खुद ही के पैरेलल v से मूव करता है तो इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं, इमेज के पास कोई वेलोसिटी नहीं आएगी इसकी वजह से। सही है? ये बात लॉजिकली तुम्हें समझ में आनी चाहिए, तब तुम इसका अच्छे से अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर मिरर मूव करता है परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, तो नहीं, ऑब्जेक्ट तो छोड़ो, इमेज को बताओ, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? डबल होके आ जाएगी। अगर मिरर की वेलोसिटी उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है v, तो इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी 2v सेम डायरेक्शन में। सही है? अब देखो कई बार क्वेश्चन इसके आई जे के में भी आते हैं कि ऑब्जेक्ट कुछ आई जे के में वेलोसिटी दी हुई है, मिरर की आई जे के में दी हुई है, तो हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है। इस कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली तुम सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। अब आ जाओ इस पर। इसमें हमसे क्या पूछा है? ऑब्जेक्ट चल रहा है v से, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो बेटा दोनों काम करेंगे। ऑब्जेक्ट का इफेक्ट क्या आया वो भी लेंगे, जो मिरर का क्या इफेक्ट आएगा वो भी लेंगे। रिलेटिव जरूरत नहीं है रिलेटिव करने की, जैसे तुम चाहो तो रिलेटिव से कर सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है। जैसे मान लो ये मिरर है, ये चल रहा है 2v से, और ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास इधर v है इधर 3v है। मुझसे पूछा बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। अब मैं क्या करूँगा कि ऑब्जेक्ट के इधर v, तो इमेज के पास क्या आएगा? इधर v। एक एक करके देखूंगा। ऑब्जेक्ट के पास 3v, तो इमेज के पास सेम टू सेम 3v। मिरर के पास 2v, तो ऑब्जेक्ट के पास 4v। अब इसका रिजल्टेंट निकाल लूँगा बस, है ना? हम इंडिविजुअली एक एक का इफेक्ट देखेंगे, फाइनल रिजल्टेंट निकाल लेंगे। हाँ, तो इसमें हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर m1 विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर m2, यानी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। बट किसकी रिलेटिव वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ दिस इमेज विद रेस्पेक्ट टू दिस इमेज। इमेज की वेलोसिटी निकालनी है रिलेटिव विद रेस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन अनदर मिरर। कैसे निकालेंगे? निकालो। बना रहा है क्या? बन रहा है? अच्छा, v की जगह बना रहा है, नहीं गलत है। हाँ, देखो पहले इधर देखो, इस मिरर में इसकी वेलोसिटी v है,
इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है, तो इस मिरर में जो इमेज बनेगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v। सेम पैरेलल चल रहा है उसका। इस पे आते हैं, इस मिरर एंगल थीटा बन रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ब्रेक कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं इसको अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू मिरर। तो इसको v को ब्रेक करेंगे तो ऐसे देखो, ये एंगल थीटा है तो इधर आ जाएगी v cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा। सही है? अच्छा, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी ना? यहाँ बनेगी? हाँ, यहाँ तो नहीं बनेगी भाई। एक छोटा सा मिरर हो, वो भी एक पूरे मिरर की तरह एक्ट करता है। मिरर को एक्सटेंड कर लो, मिरर को एक्सटेंड करके उसका परपेंडिकुलर बनाओगे, कहीं यहाँ जाके इमेज बनेगी। सही है ना? अब इमेज की वेलोसिटी लिखो, जो v cos थीटा है, क्या वो तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि मिरर के पैरेलल है। बोलो सही है? अब जो v sin थीटा है, क्या ये अपोजिट आ जाएगा? है ना? अब इन दोनों का रिलेटिव निकालना है ना, तो ये तो सेम यही है, ये जो इमेज की वेलोसिटी सेम यही है ना, तो मतलब ये रिलेटिव निकालना है इन दोनों का। निकालो, v cos थीटा सेम डायरेक्शन कैंसिल, और v sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऐड हो गए, तो नेट क्या आएगा? 2v sin थीटा। सही है? कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो v रिलेटिव यहाँ पे आ जाएगा 2v sin थीटा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। कोई डाउट? हाँ, तो कंपोनेंट्स लेने के बाद फिर से बता दीजिए। बेटा कंपोनेंट लिया, v cos थीटा v sin थीटा ले लिया। अब मिरर के पैरेलल जो कंपोनेंट है वो तो एज इट इज आ जाता है इमेज के पास, और जो मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो इमेज के पास अपोजिट में आ जाता है। तो इधर आ गया v sin थीटा। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज I1 विद रेस्पेक्ट टू इमेज I2। तो I1 की वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट जैसी है, I1 की वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट जैसी है, तो I1 के या I1 को ब्रेक कर लो, बात तो वही यही आएगा। इसको ब्रेक करो, यही तो आएगा सेम, दोनों सेम ही था वेलोसिटी दोनों की v तो यही है। तो इन दोनों का रिलेटिव निकालना है हमें। तो v cos थीटा सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव में 0 हो गया, और v sin थीटा ये इधर, तो रिलेटिव हो गया, ऐड हो जाएगा 2v sin थीटा। सही है? नेक्स्ट, कितना? देखते हैं बेटा, देखते हैं। Consider the situation shown in figure. Here theta is the maximum angle for which light suffers TIR at the vertical surface. अब देखो, जब थीटा मैक्सिमम होगा तो थीटा डैश क्या होगा? मैक्सिमम कि मिनिमम? जब थीटा मैक्सिमम होगा तो थीटा डैश क्या होगा? मैक्सिमम। अरे जब आई मैक्सिमम तो आर मैक्सिमम, आई मतलब 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर ना, तो आई बढ़ाते जाते तो आर भी बढ़ता जाएगा। तो जब थीटा मैक्सिमम तो थीटा डैश मैक्सिमम, और थीटा डैश मैक्सिमम तो थीटा डबल डैश मिनिमम। क्यों? दोनों का सम 90 है भाई, ये एंगल 90 है, तो थीटा डैश प्लस थीटा डबल डैश कितना है? कांस्टेंट है 90 डिग्री। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, और जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा। और TIR करने के लिए
थीटा डबल डैश की मिनिमम वैल्यू थीटा सी के बराबर होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल के बराबर होनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि उससे कम हो गया, क्रिटिकल एंगल से कम अगर हो गया तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, फिर टी आई आर कैसे होगा? अगर इसकी वैल्यू थीटा सी से कम हो गई, कंडीशन क्या है थीटा टी आई आर की? टी आई आर की कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? थीटा डबल डैश। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? थीटा डबल डैश। तो हमें एक्सट्रीम सिचुएशन की बात करनी है, मतलब मैक्सिमम की बात करनी है, तो ये मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, तो ये मिनिमम, और ये मिनिमम किसके बराबर होना चाहिए? थीटा सी के बराबर। जब ये थीटा सी होगा तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा सी। बोलो सही है? कहने का मतलब यहाँ से रे आई एंगल थीटा पे, और यहाँ पे गई 90 माइनस थीटा सी पे। लगाओ स्नेल्स लॉ। तो 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1.25, 5/4 रख दूँ, 5/4 साइन 90 माइनस थीटा सी यानी कि कॉस थीटा सी। कोई डाउट? अच्छा, अब साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μr, साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μr, मतलब म्यू आर का मतलब म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर, म्यू आर का मतलब म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर। डेंसर का म्यू 1.25 है और ये 1 है, तो म्यू आर हो गया 1.25, 1.25 का मतलब ये हो गया 4/5। तो थीटा सी कितना आ गया? 53 डिग्री। साइन थीटा, साइन 53 होता है 4/5, साइन 37 3/5, तो थीटा सी आ गया 53 डिग्री। 53 यहाँ पे रखो, तो कॉस 53 क्या आएगा? 3/5, 5 से 5 कैंसिल, साइन थीटा बराबर 3/4। हमसे क्या पूछा है? साइन थीटा ही तो पूछा है, तो साइन थीटा कितना आ गया? 3/4, 0.75। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट। भी आ रहा है? बोलो जल्दी, आंसर बोलो जल्दी। 4 है हमारा है। कुछ गलत लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है। फोर तो मैग्निफिकेशन आ रहा होगा आई थिंक, ml। अच्छा, तुम m से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो सीधा, है पर परपेंडिकुलर जा रहा है क्या? हाँ, अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस है ना, अलॉन्ग में तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन काम में लोगे ना। ऐसा क्या नाम है? सॉरी है, बाहर उधर जाके सो, ऑफिस में जाओ। हाँ, सी आर है ना। देखो, कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट हमने रख दिया 15 सेंटीमीटर पे, यानी कि u हो गया -15, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया हुआ है, यानी फोकल लेंथ -10 क्योंकि कॉनकेव है। अब ऑब्जेक्ट इज मेड टू ऑसिलेट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन काम आएगा इसमें।
है ना, क्योंकि मिरर के लिए हम पढ़ते हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जब बात होती है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा पढ़ते हो? सही है? अगर परपेंडिकुलर होता, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती तो हम पढ़ते हैं वी आई बराबर एम वी ओ, वी आई बराबर एंड वी आई एंड वी ओ आर विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ये जो वी आई वी ओ बोल रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में है? यहाँ पे ध्यान रखना, प्लेन मिरर में मैंने बताया था कि चलो विद रेस्पेक्ट टू मिरर छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू मिरर है सारी कहानी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर है तो वी आई बराबर एम वी ओ, और अगर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वी आई बराबर माइनस एम स्क्वायर वी ओ। और ये जो माइनस एम स्क्वायर होता है यही तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है। इन मिरर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, माइनस एम स्क्वायर, मतलब इमेज इज ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड। सही है? तो एम निकालो पहले, एम का फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन एफ माइनस यू, एफ अपॉन एफ माइनस यू। एफ की जगह रख दिया -10, -10 माइनस माइनस प्लस 15, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया? -2 आ रहा है, मैग्निफिकेशन आ गया -2। अब एम्पलीट्यूड 2 दिया हुआ है, मतलब ये जब 2 mm मूव करेगा तो इमेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कितना मूव करेगी? वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में तो करेगी भाई, वेलोसिटी जितना टाइम्स होगी डिस्प्लेसमेंट भी उतना टाइम्स होगा। तो बस डायरेक्टली यही देख लो, माइनस एम स्क्वायर तो -4 इंटू वी ओ, वी ओ मतलब डिस्प्लेसमेंट देखो सीधा कितना 2 mm। तो आंसर क्या आ गया फाइनली? डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 8 mm। सही है? हाँ हाँ बेटा, और क्या, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का प्रोपोर्शनल तो होगा, है ना, क्योंकि v को लिख सकते हो ds बाई डी टी, ds बाई दोनों तरफ वही आ जाएगा, dt कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़े। अच्छा ये भी तुम्हें याद होगा कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है व्हेन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो। ध्यान से देखो यहाँ पे मोस्ट कितना डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है? 2 mm। अगर यही ज़्यादा होता 5 सेंटीमीटर तो नहीं लगा पाते, फिर तो करना पड़ता हमें कि भाई ये इतना गया, यू चेंज हो गया तो दोबारा से वी निकालो, ऐसे करना पड़ता फिर। क्लियर है ना? तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है व्हेन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब दोनों एंड्स का यू हम लगभग सेम ले सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट। तो 60 डिग्री 60 आ रहा है, ठीक है देखते हैं। थर्टी टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट सम एंगल। दो प्लेन मिरर हैं, दो प्लेन मिरर किसी एंगल पे हैं, थीटा मान लेते हैं। हाँ, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 30 डिग्री ऑन वन ऑफ द मिरर्स। अब बेटा इसको क्या मानोगे तुम? आई दिया हुआ है क्या? ये क्या दिया हुआ है बेटा? नॉर्मल से तो लिखा नहीं है इसमें। अच्छा इंसिडेंट लिख दिया तो बोल सकते हैं, चलो इंसिडेंट एंगल मान सकते हैं, है ना, क्योंकि जनरली क्या इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि सरफेस से माने या नॉर्मल से माने, ये जनरली कन्फ्यूजन रहता है। बाकी वैसे तो क्वेश्चन में देना चाहिए क्लियरली, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमारे लिए हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा, और अगर कुछ नहीं दिया है ना तो हमें सरफेस के साथ ही मानना है, फिर नॉर्मल के साथ नहीं मानना हमें। बात समझ में आ रही है? अगर क्वेश्चन में क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है तो हमें किसके साथ मान के चलना है एंगल? फिर सरफेस के साथ।
लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चलो इंसिडेंट दिया हुआ है वर्ड विच इज रिलेटेड टू इंसिडेंस एंगल, तो मान सकते हैं कि चलो इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। तो यहाँ पे नॉर्मल बनाया, ये बन गया नॉर्मल, या कहीं बना लो, यहाँ से कर लो, कैसे भी कर लो। और क्या हो रहा है उसके बाद, सेकंड दूसरे मिरर से रिट्रेस कर रही है, दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पाथ को रिट्रेस कर रही है। इसका मतलब दूसरे मिरर पे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही होगी, दूसरे मिरर पे नॉर्मली। कहने का मतलब जब यहाँ से ये लाइट आई होगी तो यहाँ पे ऐसे नॉर्मली स्ट्राइक कर रही होगी, क्योंकि नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तभी तो ये रिट्रेस करेगी पाथ को, वापस जा कैसे जाएगी। सही है? अब एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 30 डिग्री, ये 30 तो ये भी 30 हो गया, आई बराबर आर, ये 30 तो ये 60 हो गया, और ये 60 तो थीटा की वैल्यू क्या है भाई, 30 डिग्री। सही है? यहाँ पे मैं तुम्हें एक फॉर्मूला, एक शॉर्टकट में तुम्हें रिमाइंड करा दूँ, जिनको याद हो अच्छी बात है, तो मैंने तो क्लास में पढ़ाया है कि अगर दो प्लेन मिरर हैं, एंगल थीटा है, अगर एक रे किसी भी एक मिरर के पैरेलल आती है, इफ ए रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर्स, अगर ये दूसरे रिफ्लेक्शन के बाद, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ से हुआ, इफ इट रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, तो थीटा क्या होगा, इफ इट रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, तो थीटा क्या, थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैं बोलूँ थीटा की वैल्यू क्या होगी। इंसिडेंट एंगल नहीं दिया है इसमें, इसमें इंसिडेंस एंगल नहीं दिया है। सवाल ध्यान से सुनो, रे इज पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर्स, रे इसके पैरेलल है। इफ द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर द सेकंड रिफ्लेक्शन, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा 45। सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल, रिट्रेस कर ऐसे गिर जाएगी, अरे ऐसे गिर जाएगी ना, ऐसे गिर गई। अब नॉर्मल बनाया, आई बराबर तो आर होता है और एंगल 90 भी है, इसका मतलब आई और आर दोनों किसके बराबर हो गए, 45। ये 45, ये 45, तो ये 45, तो ये भी 45, आंसर आ गया 45। इफ इट रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन, ये सेकंड के बाद किया, थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस, तो डायग्राम और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। कैसे, यहाँ आएगी, फिर कुछ ऐसे जाएगी, फिर कुछ ऐसे जाके यहाँ नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला एक डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि इफ रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर nth रिफ्लेक्शन, nth रिफ्लेक्शन पे अगर अपने पाथ को रिट्रेस करती है तो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन एन। इस फॉर्मूले को डायरेक्टली तुम याद रख सकते हो। अभी बता रहा हूँ। अगर रे अपने पाथ को nth रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करती है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 अपॉन एन। सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करे तो 90/2 45, थर्ड के बाद रिट्रेस करे 90/3 30। अच्छा, इसमें तो आया नहीं लेकिन आंसर ऐसे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही अलग हो गया है। यहाँ पे कंडीशन है कि रे मस्ट, इंसिडेंट रे मस्ट बी पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर्स, लेकिन वहाँ पे थोड़ी है, वहाँ तो इंसिडेंस एंगल दिया हुआ है अलग से। क्लियर है? इसलिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने इसको प्रॉपर सॉल्व किया। कोई डाउट? लेकिन अगर ये एंगल 30 है ना, तो आंसर सेम ही आ रहा है क्या उस हिसाब से? नहीं ना, सेकंड के बाद तो 40 आना चाहिए था, तो अलग है क्वेश्चन उससे। आगे बढ़े, नेक्स्ट।
सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट जानते हो? सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें? हाँ बता दूंगा, अभी तो सॉल्व तो करो एक बार। देखो, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट h हाइट नीचे रख दिया। मान लो एक लेक है, इसमें हमने h हाइट नीचे एक सोर्स रख दिया, ये पानी भरा हुआ है। नेग्लेक्टिंग पार्शियल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यूरिंग। अब देखो क्या होता क्या है, यहाँ से लाइट आएगी, जनरली हम जानते हैं हर जगह रिफ्लेक्शन भी होता है रिफ्रैक्शन भी होता है, लेकिन उसने बोल दिया कि पार्शियल रिफ्लेक्शन को नेग्लेक्ट कर दो। मतलब जहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा होगा वहाँ 100% रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, और TIR में तो 100% रिफ्लेक्शन होता ही है, इसलिए उसका नाम TIR है। कितना परसेंटेज इसका बाहर निकल रहा होगा? वाटर सरफेस से क्या पूरा बाहर आ रहा होगा क्या? कहाँ से बाहर आ रहा होगा? जब थीटा सी पे गिरेगी केवल यहाँ तक बाहर आएगा। जब थीटा सी से ज़्यादा पे गिरेगी वो तो TIR के अंदर आ जाएगा वापस। लेकिन ये थीटा सी एक तरफ होगा कि दोनों तरफ होगा? दोनों तरफ होगा कि हर तरफ होगा? तो दो थोड़ी है, सर्किल बनेगा ऊपर, सरफेस पे क्या बनेगा? सर्कल बनेगा सरफेस पे। इस पूरे सर्कुलर रीजन से लाइट बाहर आ रही होगी ना? हाँ सही, इस पूरे सर्कुलर रीजन से लाइट बाहर आ रही होगी। इसके बाहर जो लाइट गिर रही होगी वो TIR होके वापस अंदर जा रही होगी। अब अच्छा, इससे लाइट कहाँ कहाँ जा रही होगी? अब इससे बताओ। हर तरफ, इधर 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 इधर, हर जगह जा रही है, और 3D में जा रही होगी। ये 2D में नहीं है। अगर प्लेन में होता तो 2D की बात करते हैं, ये तो 3D में है। लाइट इधर इधर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह जा रही है लाइट, 3D में है। और 3D में एंगल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट। जैसे 2D में प्लेन एंगल यूज करते हैं थीटा, ऐसे 3D में यूज करते हैं सॉलिड एंगल। अब उसका मतलब क्या होता है सुनना ध्यान से। अगर ये एंगल थीटा सी है तो पहले तो क्या ये एंगल भी थीटा सी हो गया? थीटा सी निकाल सकते हो, साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μr, तो साइन थीटा सी इक्वल टू 3/4, सही है? साइन थीटा सी इक्वल टू 3/4, ये आ गया। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि इतने रीजन में जो लाइट आ रही होगी, इतने रीजन में केवल वही बाहर जाएगी बस। इस कॉनिकल रीजन में जो लाइट आ रही होगी केवल वही बाहर जाएगी, इसके अलावा बाकी सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस, और कुछ तो नीचे चली जाएगी। ठीक, अब एक पॉइंट सोर्स हर डायरेक्शन में लाइट इमिट करता है। 3D में सॉलिड एंगल टोटल होता है 4π। जैसे एक पूरा सर्किल घूमते हैं तो प्लेन एंगल कितना होता है? 2π। ऐसे 3D में एक पूरा सॉलिड एंगल कितना बोलते हैं? 4π स्टेरेडियन, SR यूनिट होती है उसकी, स्टेरेडियन 4π। और अगर 2D में एंगल है थीटा, अगर 2D में एंगल, सेमी एंगल कितना है? सेमी एंगल आधा एंगल थीटा। अगर 2D में सेमी एंगल थीटा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉनिकल रीजन होगा उसका सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है, डायरेक्टली याद रखना है, 2π1 - cos थीटा। 2π1 - cos थीटा। सॉलिड एंगल को चाहो तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वैसे रिप्रेजेंट करना इससे करते हैं वैसे। ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रखो। थीटा प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल, वो भी सेमी एंगल। थीटा कैसा है? आधा एंगल है, आधा।
थीटा है सेमी एंगल, तो आधा एंगल ये थीटा है, तो सॉलिड एंगल उसके करस्पॉन्डिंग जो कोण बनेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो कोण बनेगा उस कोण का सॉलिड एंगल कितना होगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब बताओ इसमें थीटा से निकाल लिया, साइन थीटा से इतना, तो कॉस थीटा से कितना होगा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा 3/4 है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 16 9 7 √7/4, सही है, √7/4, ये कॉस थीटा से हो गया। तो ये सॉलिड एंगल आ गया। अब क्या करूँ इसके बाद, कितना परसेंट पूछ रहा है, सही है, तो 4 पाई में 4 पाई रेडियन में पूरा 100% जाता है, 4 पाई रेडियन में पूरा 100% जाता है, तो एक रेडियन में जाएगा 100/4 पाई, तो इतने में जाएगा इंटू कर दो 2 पाई अंडर 1 माइनस √7/4, मतलब ये सॉल्व करके निकाल लो, यही आंसर है। समझ में आया, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेशन लेके देखो, √7 ये 4 मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस √7/4 सॉल्व करो, √7 की वैल्यू लगभग क्या रख दोगे, 2.5 से ज़्यादा होगा, तो 2.6 रख लो, लगभग 2.6 रख के देख लो, सॉल्व कर निकालो, आंसर मैच कर जाएगा कोई सा। समझ में आया, कोई बहुत खतरनाक यूज़ नहीं किया सॉलिड एंगल का, हमने बहुत सिंपल यूज़ किया है। थोड़ा सा यूज़ करते हैं इसका जब गॉस लॉ की बात करते हैं, फ्लक्स में हम फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला है, कि आगे बढ़े, हाँ कैसे बेटा, वहीं से आता है, हाँ सॉलिड एंगल की डेफिनेशन वहीं से आती है, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन वहीं से आती है, वो एरिया से। जैसे तुम थीटा क्या पढ़ते हो, प्लेन एंगल पढ़ते हो, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ऐसे सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया अपॉन r², तो मतलब वही होता है उसका कि पूरा एरिया 4 पाई r² होता है, पूरा एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है 4 पाई r², तो 4 पाई r² एरिया सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है 4 पाई, इसके रेडियन, तो वैसे भी कर सकते हो एरियाज, तो वहीं से रिलेटेड है क्योंकि सॉलिड एंगल। तो फ्लक्स में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर एक डिस्क है मान लो, या रिंग है, जो भी ले लो, इसके एक्सिस पे हम Q चार्ज रख देते हैं एंड दिस सेमी एंगल इज थीटा, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द डिस्क विल बी कितना, फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी जेईई मेन में। Q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला भी, ये एक दो तरीके होते हैं, चाहे तो इंटीग्रेशन से कर लो, x के बाद dx का एलिमेंट लेके सॉल्व कर लो, बट अगर डायरेक्टली सोचा जाए तो हमें कोई इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली यहाँ पहुँच सकते हैं इस रिजल्ट तक। तो तुम्हें तो याद रखना है रिजल्ट है, फ्लक्स होता है Q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बेटा, ये तो बिल्कुल इजी है, हाँ टेलीस्कोप का इजीएस्ट क्वेश्चन है। अरे जब टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में होता है, यहाँ पे हम सारा टेलीस्कोप माइक्रो देख लेते हैं जल्दी से एक बार। जब टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में होता है, यानी कि फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे, तो लेंथ कितनी हो जाती है, FO प्लस FE, और मैग्निफिकेशन होता है FO/FE, सही है, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी।
तो यहाँ पे आंसर तो आ गया, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट का एक केस है, तो लेंथ हो जाएगी एफ ओ प्लस एफ ई, आंसर कितना 1.5 मीटर, ये तो आ गया। अच्छा, अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट में नहीं होती, अगर फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनती है यानी कैपिटल डी पे बनती है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा। एफ ओ बाई एफ ई तो एज इट इज आएगा ही 1 प्लस एफ ई बाई डी, और ये एक अजम्पशन पे होता है, ये होता है किस पे, अजम्पशन होती है इसमें, तब आता है फॉर्मूला है ना। तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। क्लियर है। और लेंथ एफ ओ प्लस यू ई, हाँ एफ ओ प्लस यू ई। अब तुम्हें डायग्राम थोड़ा सा याद होगा तो बहुत इजीली समझ पाओगे इन चीज़ों को। भाई टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट तो पक्का इन्फिनिटी पे रहेगा, दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्टिव की इमेज तो उसके फोकल प्लेन में ही बनेगी। ऑब्जेक्टिव की इमेज कहाँ बनेगी, फोकल प्लेन में, मतलब एक दूरी तो पता चल गई एफ ओ, और उसके बाद जो यू ई होगा वो जोड़ दो तो लेंथ ऑफ ट्यूब आ गई। डायग्राम दिमाग में होना चाहिए अपने, डायग्राम तुम्हारे दिमाग में, तुम कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होते, तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, वी ओ यू ई सब निकालना पड़ेगा तब सॉल्व होगा। तो डायग्राम में दिमाग में है तो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, ये आ रहा है। यस, हाँ, एक लेंस है, रियल इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट की, मतलब कौन सा लेंस होगा, वैसे तो मतलब प्लेनो कॉन्वेक्स स्टेप लेंस भी हो सकते हैं, जरूरी है भाई कॉन्वेक्स ही हो, है ना, तो और अलग टाइप के लेंस हो सकते हैं। चलो पता है, समझो कोई लेंस है, कोई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है एफ, और एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसकी इमेज कहाँ बनाता है, 20 सेंटीमीटर पे इमेज बनाता है। यही तो लेंस है, रियल बना रहा है तो बना दी, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, मान लो ऑब्जेक्ट एक्स दूरी पे है, तो कैसे लगाऊंगा फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सही है, सही है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ, हमने बिल्कुल इसके जैसा एक और लेंस इसके कांटेक्ट में रख दिया, ये आइडेंटिकल लेंस, तो अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नहीं मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। अब पहले एक की फोकल लेंथ एफ थी, दोनों एक जैसे लेंस को हमने बिल्कुल कांटेक्ट में लगे रख दिया, तो पावर डबल हो जाएगी ना, दोनों मिल के काम करेंगे। मान लो इसकी पावर पी, इसकी पावर पी, तो पावर हो गई 2p, पावर हो गई, अरे इसमें क्या आता है, p बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3 ऐसे आता है हमें कॉम्बिनेशन में, लेंस कॉम्बिनेशन, तो पावर डबल हो गई 2p, मतलब फोकल लेंथ हाफ हो गई। तो बाद में फोकल लेंथ f/2 हो जाएगी, और इमेज कहाँ बन रही है, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई, तो 10 पे बन रही है, अब कहाँ बन रही है, 10 पे, तो अब इमेज बन रही होगी 10 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट तो सेम है, फिर से लगाओ फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, f की जगह रखेंगे f/2, तो f/2, सही है, सब्ट्रैक्ट कर दो बस,
इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1/20 ये कैंसिल, तो f बराबर आ जाएगा 20। फोकल लेंथ क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो पावर क्या आ जाएगी, पावर 1/f होती है, तो 1/f मीटर में कन्वर्ट करोगे उसको तो पावर आ जाएगी 5 डायोप्टर। क्लियर है? नेक्स्ट, इस टाइप का क्वेश्चन जेई में आया भी हुआ है पहले, इस टाइप का, इससे रिलेटेड कुछ। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, डायग्राम बनाओ पहले। ये डायमीटर किसका दिया हुआ है, जो जो कर्वेचर उसका डायमीटर है? नहीं, ये अपर्चर का डायमीटर है। किसका है, अपर्चर का डायमीटर है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का कभी डायमीटर थोड़ी होता है। लेंस के एक पार्ट का मतलब एक जो उसका कर्व वाला पार्ट है उसका डायमीटर हो सकता है। मैं बोलूँ कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसका डायमीटर इतना है, तो वो डायमीटर थोड़ी बोल सकते हो तुम स्फीयर वाला डायमीटर। एक लेंस के डायमीटर का मतलब होता है उसके अपर्चर का डायमीटर। क्लियर है ना? अब सॉल्व करो। 50 सेंटीमीटर देखते हैं, चलो देखते हैं। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 5। डायमीटर 5 का मतलब है ये डायमीटर बेसिकली ये 5 है, ये 5 है, तो हाफ कितना हो गया, आधा कितना हो गया 2.5, तो ये दूरी हो गई 2.5। सही है? अच्छा, थिकनेस दी हुई है 0.25, 0.25 का मतलब 1/4 हो गया, तो ये थिकनेस हो गई, ये थिकनेस हो गई 1/4 सेंटीमीटर। स्पीड दी हुई है 2 × 10⁸, यानी कि म्यू कितना हो गया 3/2, म्यू c/v, सी मतलब 3/2 हो गया। हमसे पूछा फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ से पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इस सरफेस का रेडियस, और जब इस सरफेस का रेडियस आ जाएगा तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा के हम इस लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो पहले तो इस सरफेस की रेडियस कैसे निकालेंगे? ऐसा क्वेश्चन तुमने किया होगा प्रीवियस ईयर जेईई मेन में, पीवाईक्यू में है क्वेश्चन ये, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है कि नहीं, ये रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस है, ये कितना है उसमें 1/4, यानी कि ये दूरी कितनी बच गई r - 1/4। सही है? अब लगा दो पाइथागोरस में, इसमें पाइथागोरस लगा दो, तो r² बराबर r - 1/4 का स्क्वायर प्लस इसको 5/2 कर देते हैं, तो 5/2 का स्क्वायर। सही है? तो r² बराबर r² प्लस 1/16 माइनस r/2 प्लस 25/4, r² कैंसिल तो इधर ले आएंगे r/2 बराबर 100, 101/16, तो r बराबर
202/16 या 101/8। हाँ, ये आर आ गया। अब उसके बाद अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा के, और हाँ, अब तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ निकाल लोगे। 1/f इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 1/r माइनस 1/r2। ठीक है ना, यहाँ पर तो एक ही आर आएगा, एक तो इन्फाइनाइट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट। कई बार क्वेश्चन देखने में लगता है बहुत बड़ा है, पता नहीं सॉल्व होगा नहीं होगा, लेकिन बहुत आसान होता है। उन्हीं क्वेश्चंस में से है, बहुत ज़्यादा इजी है। ऑप्शन ए आ रहा है। देखते हैं। हाँ सही है, हैं ए आ रहा है ना, सही है। हाँ सही है। हाँ, डायग्राम बनाओगे तुरंत समझ में आ जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ 20, ऑब्जेक्ट रख दिया 40 पे, ये ऑब्जेक्ट रख दिया 40 पे। फिर दूसरी तरफ कॉनकेव मिरर रखा जिसकी फोकल लेंथ है 10, और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी 100 है, यानी कि ये दूरी कितनी आ गई 60। अब फाइनल इमेज बताना है हमें कहाँ बनेगी। पहले इससे रिफ्रैक्शन होगा, फिर उससे रिफ्लेक्शन होगा, फिर फर्दर इससे रिफ्रैक्शन होगा, तब बनेगी फाइनल इमेज। 3 बार काम होने के बाद रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। अब कैसे करेंगे, देखो सिंपल देखें, ये एफ है तो ये 2f हो गया 40, मतलब ऑब्जेक्ट रखा है 2f पे। जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है 2f पे बनती है, तो इधर बन जाएगी 2f पे, यानी 40 पे तो 40 पे बन जाएगी। यहाँ बनेगी कहीं। चलो एक बार ऐसा करता हूँ, इस टाइप की ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ ताकि तुम्हें इन्वर्टेड इरेक्ट भी समझ में आए। तो ऐसा है 2f पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज 2f पे बनती है इन्वर्टेड, यानी कि यहाँ से 40 पे बन गई। ये 40 तो ये 20 हो गया। अब कॉनकेव मिरर पे 20 मतलब इसका आर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव मिरर के लिए जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो अगेन इमेज कैसी बनती है, वही बनती है इन्वर्टेड, मतलब फिर से इमेज को पलट दो, फिर से इमेज को पलट दो, ऐसी बन गई। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगी, फिर से 2f पे आ गई, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया 2f पे, तो फिर से इमेज बन जाएगी 2f पे, लेकिन इसका इन्वर्टेड, मतलब कि यहाँ। तो फाइनल इमेज 40 पे ही बन रही है, बट इसमें ऑप्शन नहीं है इन्वर्टेड। लेकिन अगर ऐसा होता इरेक्ट इन्वर्टेड होता तो कैसी बनती इन्वर्टेड। क्लियर है, रियल की वर्चुअल। रियल की वर्चुअल कैसे पता करेंगे, ऐसे देख के बताओ सीधा ना। सारी लाइंस कन्वर्ज कर। अरे जिधर रेज अगर उधर काम हो तो रियल, सब कुछ होने के बाद रेज कहाँ गई, इधर ही तो आई हैं भाई, रिफ्रैक्शन होने के बाद यहीं तो आई हैं। तो जिधर रेज है उधर ही इमेज बन रही है, इसका मतलब पक्का रेज मिली होंगी, तो रियल इमेज है। रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज की है, सेम जगह पे बन रही है, और यहाँ से 40 सेंटीमीटर दूर। क्लियर है, नेक्स्ट।
ये तो वापस से वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, है ना। तो पहले मैग्निफिकेशन निकालोगे कैसे, एफ अपॉन एफ प्लस बी कौन सा फॉर्मूला होता है, एफ अपॉन एफ माइनस यू होता है, या फिर एफ माइनस वी अपॉन एफ होता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एफ माइनस वी अपॉन एफ, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, क्योंकि एफ दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर तो फोकल लेंथ रख दोगे, अच्छा यू और वी दिया हुआ है, बहुत तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। माइनस थोड़ी आता है, लेंस सॉरी मिरर है क्या है, हाँ मिरर है तो माइनस ही आएगा। तो मैग्निफिकेशन माइनस ही यू, यू और वी दोनों दिए हुए हैं, एम आ जाएगा, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करेक्ट होगी ना? बेटा 0.1 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर की कंपैरिजन में सोचो कितना कम है, है ना। उसका 1/100 टाइम्स है, तो अजम्पशन वैलिड है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट, सिक्सटी आ रहा है, ठीक है देखते हैं। एक प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिंग एंगल 45 डिग्री, ये प्रिज्म हो गया, इसका म्यू दिया हुआ है √3/2 और एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है 45 डिग्री। वन ऑफ द टू सरफेसेज ऑफ प्रिज्म इज सिल्वर्ड, एक को अपन ने सिल्वर कर दिया, मिरर बन गया है। मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटर द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस एट एंगल थीटा एंड रे रिट्रेस पाथ को रिट्रेस कब करेगी, जब मिरर पे नॉर्मली गिर रही होगी, मतलब यहाँ पे तो पक्का रे को नॉर्मली गिराना है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे रेयर से डेंसर तो कुछ इस तरह से आ रही होगी, सही है, यहाँ पे ऐसे आ रही होगी, रिफ्रेक्ट नॉर्मली गिर रही है, रिट्रेस कर लेगी। अब ये 90, ये 45, तो ये 45, सॉरी ये 90 तो ये 45, तो ये भी 45। हमें क्या बताना है, अब बेटा देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है मामला, थीटा कहाँ से लोगे, सरफेस से लेंगे यहाँ पे, जबकि एंटी ने इसका जो आंसर दिया है उन्होंने थीटा इंसिडेंट एंगल मान लिया है, जबकि वो लॉजिकली गलत है। यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, अगर इंसिडेंट वर्ड भी दिख जाए चलो फिर भी मान लें, चलो इंसिडेंस एंगल की बात हो रही है, बट यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटर्स द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस एट एन एंगल थीटा। तो ये थीटा एंगल कहाँ से मानोगे, सरफेस से मानना पड़ेगा, यहाँ पे ये एंगल थीटा मानोगे। क्या कौन सा बड़ा वाला, वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये थोड़ी लिखा हुआ है नॉर्मल से एंगल है ना। तो ये एंगल आई हो गया, तो पहले 1 इंटू, अब सॉल्व कर लोगे इसको, 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर करो, वहाँ से आई आएगा, 90 में से घटाओ तो थीटा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
1.33 आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। अच्छा देखते हैं बेटा। पॉइंट सोर्स बॉटम पे रख दिया, 12 mm दिया हुआ है मतलब कि ये ऐसे, और इधर से 12 mm पे ऑब्जेक्ट रख दिया, सही है। डायमंड, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2.4। ब्लॉक को लिक्विड में डुबा दिया, ऑप्टिकल रेयर लिक्विड में डुबा दिया, मतलब ये जो बगल में लिक्विड रेयर है, ठीक है। लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द ब्लॉक टू द लिक्विड फॉर्म से सर्कुलर ब्राइट स्पॉट ऑफ डायमीटर 18 mm, मतलब कि क्या होगा, इधर से निकलेगी, तो जहाँ पे ऐसे ग्रेज कर रही होगी, ये अगर थीटा सी होता है, तो यही तो सर्कुलर रीजन बनता है, जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 18 mm, मतलब ये कितना हो गया 9 mm, आधा। बोलो सही है। ये थीटा सी तो नीचे ये भी थीटा सी, इसका म्यू पूछा है शायद, यही पूछा है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। देखते हैं अब क्या करो। अच्छा रेयर कौन सा है इसमें, ये रेयर है कि वो रेयर है, रेयर मीडियम कौन सा है, ऊपर वाला लिक्विड रेयर, बेटा ये थोड़ी रेयर है, ऊपर वाला रेयर है। जब डेंसर से नहीं दिया ना हो तो भी, जब डेंसर से रेयर तभी तो TIR होता है, जब इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से आती है तभी तो TIR होता है। तो ये डेंसर मीडियम है, वो रेयर है, इसका मतलब ये हमें पता है कि आंसर हमारा 2.4 से कम आना है, आंसर हमारा 2.4 से कम आ रहा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता उससे। अब tan थीटा सी बराबर 9/12 यानी कि 3/4, तो थीटा सी आ गया 37, थीटा सी कितना आ गया 37। अब स्लैश तो लगा दो यस, आप साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μr लगा दो सीधा, साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μr, साइन थीटा सी कितना हो गया 3/5 बराबर 1/μr, μr का मतलब म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर, डेंसर है 2.4, तो 2.4 अपॉन म्यू, सॉल्व करके आंसर जो भी आएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। So B.
हाँ क्या रहा है बताओ? ये क्वेश्चन भी इजी है, इजी कैटेगरी माना जाएगा इसको। ग्लास प्रिज्म इज इमर्ज इन वाटर शॉन फिगर व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट इज नॉर्मली ऑन द फेस ए बी। ए बी पे कोई रे गिरती है नॉर्मली, यानी कि ऐसे, इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट द फेस ए डी। इस पे टी आई आर हो गया, ऐसे आएगी, इस पे टी आई आर हो गया। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 है, इसका 4/3 है। कंडीशन बतानी है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए भाई, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये थीटा, तो ये 91 है थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा हो गया। टी आई आर के लिए थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा से, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा से। दोनों साइड साइन साइन लो, तो साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी, साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी होता है 1/μr, 1/μr। म्यू आर का मतलब म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर। डेंसर कौन है? डेंसर कौन है? ऑब्वियसली ग्लास होगा, तभी तो टी आई आर हो रहा है यहाँ पे। वह देखने में लग रहा है किसका ज़्यादा म्यू है, ये 1.33, 1.5, 1.5 डेंसर है, तो 1.5 अपॉन 4/3। तो इसको ऐसा करो, 4/3 का ऊपर ले आए, 4/3 को ऊपर लिख दे, बोलो सही है? अब सॉल्व कर लो, अब आ गया जो आंसर आना है, साइन थीटा ग्रेटर देन। क्लियर है? नेक्स्ट। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया, इसका मतलब किसका रेडियस है? जो, हाँ, बेसिकली जो ये कर्व्ड वाली सरफेस है इसी का रेडियस है। अपर्चर का रेडियस नहीं लेना यहाँ पे, क्वेश्चन में बोल दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या है देखो, इसका म्यू दिया हुआ है 3/2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, इसका रेडियस 15 दिया हुआ है, मतलब इसका फोकल लेंथ निकाल लोगे, इसका फोकल लेंथ निकल जाएगा ना। अच्छा आप कॉन्सेप्ट क्या बताओ? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखूँ कि फाइनल इमेज या पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डिस्टेंस, पैरेलल हो जाए, रे क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, रे ऐसे हो जाए रे, क्योंकि अगर रे ऐसे हो गई तो इसके लिए चाहे यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ रखा हो, इसलिए तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी हो गया, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? सही है? इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इसके कहाँ पे होना चाहिए, फोकस। जो फोकल लेंथ निकालोगे वही आंसर है ना, जो फोकल लेंथ निकालोगे वही आंसर है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट।
ना आ रहा है? पार्टिकल ऐसे आया 10 मीटर पर सेकंड से, 10 से ऐसे आया, तो यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल बन गया ऐसा, ये नॉर्मल बन गया, ये एंगल 15 है तो ये मतलब ये 15 हो जाएगा फिर, बोलो सही है? अरे सही है ना? अच्छा ऐसे आ रहा है तो 15 पे आया तो 15 पे ही जाएगा, यानी कि पार्टिकल ऐसे चला गया। कितनी वेलोसिटी से? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो 10 से आया था तो 10 से जाएगा, और 15 पे आया था तो 15 पे जाएगा। ठीक है? तो वर्टिकल से एंगल हो गया 30, तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया? 60। अब तोड़ लो इसको, 10 cos 60 आई प्लस 10 sin 60 से, ये आंसर है। अच्छा इमेज की पूछी है, ये तो ऑब्जेक्ट की हो गई ना, तो हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज आफ्टर, ठीक है, तो इमेज की वेलोसिटी हमें बतानी है, कैसे बताओगे? नहीं वाई कंपोनेंट हो जाएगा, मतलब क्या है यहाँ पे बेटा? एक्स मिरर के जो परपेंडिकुलर होता है वो उल्टा होता है ना, जो मिरर के परपेंडिकुलर होता है वो उल्टा होता है। तो मतलब देखो यहाँ तो काम बहुत बढ़ जाएगा ऐसे तो, पहले इसको ब्रेक करो 2 में, फिर उसके बाद फिर दोबारा एक्स वाई ब्रेक करो, तो लेंथी प्रोसेस हो गई। तो थोड़ा आसान कर लें इसको, देखो ये मिरर है, ये मिरर है ना, और ये 15 है तो ये भी 15 हो गया, अरे ये 15 है तो ये भी 15 हो गया, तो ये एंगल पूरा कितना हुआ? ये पूरा कितना हुआ? 75। यानी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो मिरर के साथ, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है? सही है? सही है यहाँ तक? अच्छा अब इमेज की वेलोसिटी कितना बनाएगी? देखो इमेज कैसे बनेगी, जैसे मान लो किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी? ये यहाँ बनेगी इमेज, तो बिल्कुल सिमेट्रिक बना दो इमेज की वेलोसिटी को। मतलब कैसे? ये हो गई इमेज की वेलोसिटी, ये 75 था तो ये 75, ये किसकी वेलोसिटी आ गई? इमेज की वेलोसिटी, यानी कि 10। इसको ब्रेक करना है अब इसको ब्रेक करना है, इसके एंगल देख लो बस कि भाई यहाँ से 75, यहाँ से कितना? मिरर से कितना? क्लॉकवाइज में 75, तो ये मिरर है, यहाँ से 75 की बात करनी है, एंगल थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखना ये 15 है, ये 15 है, तो ये कितना हो गया? 75 हो गया, तो ये तो वर्टिकल आ गई, कैसे आ गई? समझ में आया क्या किया मैंने? हम बहुत सारी प्रोसेस से बच गए, अदरवाइज कंपोनेंट लेते रहते हम और फंस जाते हो। आंसर गलत भी निकाला गया इन लोगों ने, देख लो कंपोनेंट लेने के बाद। 4 बता रहे हो तुम, 4 थोड़ी आ रहा है। हमने क्या किया भाई, मिरर में जो इमेज बनती है वो सिमेट्रिक होती है ना, तो हमने उस कॉन्सेप्ट का यूज किया कि ये मिरर है, ये मिरर बना लिया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर से कितना एंगल बना रही है? 75, तो इमेज की वेलोसिटी भी मिरर से 75 बनाएगी। सिमेट्री होती है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे 75 पे जा रहा है तो इमेज ऐसे 75 पे जाएगी। सही है? तो हमें पता चल गया कि मिरर से 75 डिग्री पे इमेज की वेलोसिटी होगी 10। अब यहाँ बनाओ उसको,
ये मिरर है, मिरर से 75 डिग्री एंगल कहाँ होगा? अरे ये जब 15 है तो 75 मतलब तो वर्टिकली हुआ ना, तभी तो 75 हो गए। तो मतलब इमेज ऐसे जा रही है, वेलोसिटी 10, तो आंसर आ गया -10J, -10J ये आंसर। समझ में आया? बाकी तुम उससे करके देख लो, आंसर सेम ही आना। तो कंपोनेंट लेकर करोगे लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन फालतू में। आगे बढ़े, नेक्स्ट। वेट करेगा। कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, तो मैग्नीफिकेशन प्लस होता है इसका। कैसा होगा? पॉजिटिव। और जो ऑब्जेक्ट जो इमेज की हाइट है वो कितनी है? हाफ। इसका मतलब क्या? मैग्नीफिकेशन हाफ होना चाहिए, +1/2 होना चाहिए। ठीक है, u मान लेते हैं -x, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है 2.5। बस सॉल्व करके निकाल लो। m बराबर f/f - u लगाओ, सीधा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। इमेज की हाइट है वो हाफ है ना, तो HI हाफ है HO का, मैग्नीफिकेशन हाफ हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट। हाँ सर इसके पिछले वाले सवाल तो उसमें कंपोनेंट लेके कर रहे थे, तो हाँ। एक्स पे कंपोनेंट तो आ रहा है कुछ है, आइडिया में भी। ऐसे कैसे आएगा बेटा? सॉल्व करें इसको फिर एक बार दोबारा, बेटा दोबारा ट्राई करना एक बार, है ना? या इसमें देख लेना एंगल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। मेथड समझ में आ गया? मेथड तो सिंपल है बिल्कुल, है ना? तो दोनों मेथड को दोबारा ट्राई कर लेना एक बार। ओके सर। हाँ, क्या क्वेश्चन है देखो। ए थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25, एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 75 फ्रॉम द लेंस। यानी कि यहाँ पे कहीं स्क्रीन रखी हुई है 75 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे ये इमेज बनाता है अभी, मतलब v पता है, f पता है, तो u पता चल जाएगा, है ना? u आ जाएगा यहाँ से। नाउ द स्क्रीन इज मूव क्लोजर टू द लेंस, स्क्रीन को पास में ले आए 50 पे ले आए, स्क्रीन को ले आए 50 पे, तो ऑब्जेक्ट कितना मूव करना पड़ेगा उसका इमेज वहीं। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना? अभी u निकल जाएगा, फिर इसको 50 पे ले आओ, फिर से u निकाल लो, u ला के दोनों घटा दो, दोनों u, तो आंसर आ जाएगा। कितना शिफ्ट करना पड़ा ऑब्जेक्ट को। कैलकुलेशन मैं अब नहीं करूँगा, कर लोगे इतना ना, कॉन्सेप्ट सीखना है, बाकी कैलकुलेशन तुम्हें तो करनी पड़ेगी एग्जाम में, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है उसकी। नेक्स्ट। हाँ, अरे 25 सेंटीमीटर शिफ्ट किया तो 50 पे आ गया, मतलब v 50 हो गया, फोकल लेंथ 25 हो गई, तो u 50 ही हो गया,
डबल हुआ ना, 2f हो गया ना ऑब्जेक्टिव, इमेज 2f हो गई अब, तो ऑब्जेक्ट 2f पे तो आएगा, तो बाद वाला u तो 50 है, पहले वाला u निकाल लो बस। नेक्स्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डिस्पर्सिव पावर, क्या फॉर्मूला होता है डिस्पर्सिव पावर का? डिस्पर्सिव पावर एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन, एंगुलर डिस्पर्जन होता है डिस्पर्जन मतलब डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर, तो ये हो गया एंगुलर डिस्पर्जन। और मीन डेविएशन होता है डेविएशन ऑफ येलो कलर। अच्छा, अब थिन प्रिज्म में वॉयलेट कलर का डेविएशन मतलब डेल का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो ए तो कैंसिल ही हो जाएगा, यानी सीधा लगाओ म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो म्यू वी म्यू आर दिए हुए हैं, म्यू वाई नहीं दिया हुआ है, तो वह एवरेज ले लोगे उसको, म्यू वाई को ले लोगे म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2, सॉल्व करके डेल का वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो तो बाकी जो क्वेश्चन बचे मैं सीट सेंड कर दूंगा, क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेना।